नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या वैरिकोसील रहने की वजह से स्पर्म के डीएनए में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है और क्या इसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है? आइए समझने की कोशिश करें। पहले तो वैरिकोसील के बारे में जान लीजिए। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे वेन्स में अबनॉर्मल डायलेशन होता है, वो घूम जाते हैं। स्पेशली पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, ये ब्लड सप्लाई है स्पर्म के फंक्शन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कुछ डायलेशन या घूमने का टॉर्शन जिसे कहते हैं ये होता है तो पुरुषों में देखा गया है। तो ये बहुत कॉमन होता है पुरुषों में, और ये देखा गया है कि 15% जनरल मेल पॉपुलेशन में होता है और 40% पुरुषों में, स्पेशली जो इनफर्टिलिटी इश्यूज के साथ हमारे पास आते हैं उनके ट्रीटमेंट के दौरान देखा गया है कि वैरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी है। यूजुअली ये लेफ्ट साइड के टेस्टिस में होता है क्योंकि एनाटॉमिकल डिफरेंसेस होते हैं जो वेन्स हैं उनके स्ट्रक्चर में। सो ये मैकेनिज्म कैसे होता है? वैरिकोसील एडवर्सली इफेक्ट करता है जरूर स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी में, मगर कैसे? वैरिकोसील्स की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है स्क्रोटम में, जिसकी वजह से ये जो टेस्टिकुलर वेन्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको कम टेम्परेचर चाहिए। एलिवेटेड टेम्परेचर लेवल्स की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से स्पर्म डीएनए भी इफेक्ट हो सकता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जब ये इंक्रीज होता है टेम्परेचर तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज नामक एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट जैसा तैयार होता है टेस्टिस में। ये इंक्रीज आरओएस लेवल्स की वजह से ये जो डायलेटेड वेन्स हैं उसमें ब्लड फ्लो ठीक ना होने के कारण हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन लेवल्स कम पहुंचते, इसकी वजह से ये आरओएस लेवल्स और बढ़ते हैं और हाई लेवल्स की वजह से, आरओएस लेवल्स की वजह से सेलुलर कंपोनेंट्स जैसे कि लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए सारे खराब होते हैं स्पर्म्स के सेल में। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी अच्छा नहीं होता है। हाइपोक्सिया और मेटाबॉलिक स्ट्रेस, वैरिकोसील की वजह से हाइपोक्सिया, जैसे मैंने कहा, ऑक्सीजन कम पहुंचता है टेस्टिकुलर टिश्यू में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो सकता है, सेलुलर फंक्शन खराब हो सकता है। इनकी वजह से डीएनए डैमेज भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैरिकोसील की वजह से हार्मोनल एनवायरनमेंट टेस्टिस का खराब हो सकता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई ठीक नहीं है, ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में फर्क आ सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस में असर पड़ सकता है और स्पर्म डीएनए पे भी असर देखा गया है। स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी का फर्टिलिटी पे क्या असर है? स्पर्म डीएनए इंटीग्रिटी अगर नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन पे असर पड़ता है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पे भी असर पड़ता है। स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन वो होता है जहाँ पे स्पर्म के डीएनए में ब्रेक्स आते हैं। इन ब्रेक्स को हाई बोला जाता है जब बहुत ज्यादा होते हैं, लो बोला जाता है जब बहुत कम होते हैं। सो जब कम होते हैं और रिप्रोडक्टिव आउटकम्स पे असर नहीं दिखाते। सो अगर ये स्पर्म डीएनए ठीक ना हो तो क्या क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन कम हो सकता है क्योंकि जब डीएनए ठीक ना हो तो अंडे को ठीक से फर्टिलाइज नहीं कर सकता। एम्ब्रियो डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता, कभी कभी इंक्रीज्ड मिसकैरेज चांसेस ज्यादा होते हैं। इम्प्लांटेशन रेट्स भी कम होते हैं ऐसे स्पर्म्स की वजह से, और वैरिकोसील की वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट हो सकता है वैरिकोसील की वजह से, जिसे ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। मोटिलिटी कम हो सकता है जिसे एस्थेरोजूस्पर्मिया कहते हैं। मॉर्फोलॉजी बिगड़ सकता है जिसे टेरेटोजूस्पर्मिया कहते हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यही नहीं, जैसे हमने समझा है, इंक्रीज डीएनए फ्रैगमेंटेशन भी हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन यूजुअली वैरिकोसीलेक्टमी, ऑफ कोर्स ये सर्जिकल ऑप्शन है और ग्रेड बहुत ज्यादा होने पर ही किया जाता है, जिसमें वेन्स जो होते हैं, जो डायलेटेड वेन्स है, उन्हें लाइगेट किया जाता है, ऑक्लूजन किया जाता है, उन्हें ठीक किया जाता है या रिस्टोर किया जाता है, नॉर्मल ब्लड फ्लो को रिस्टोर किया जाता है। बहुत सारे स्टडीज बता रहे हैं कि वैरिकोसीलेक्टमी के बाद स्पर्म पैरामीटर्स सुधरते हैं, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन या डीएनए ठीक होता है और प्रेगनेंसी रेट्स बढ़ते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी स्पेशली अगर दिया जाए तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैरिकोसील डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है स्पर्म डीएनए को खराब करने में, लेकिन उसके ग्रेड पे डिपेंड होता है और मेनली इसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, कितना डायग्नोज करना जरूरी है, कितने ग्रेड पे है, कितना सीवियर है, ये जान लेना जरूरी है और उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपको समझना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।